हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 17 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जूल थॉम्सन इफेक्ट एंड जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉम्सन इफेक्ट। व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट? इफ इन एडियाबेटिक कंडीशन गैसेज आर पास्ड थ्रू ए पोरस प्लग, यदि किसी रुद्धोष्म स्थिति में किसी भी गैस को पोरस प्लग अर्थात सरंध्र डॉट के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब अथवा निर्वात की ओर प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी आती है। अर्थात इफ इन एडियाबेटिक कंडीशन गैसेज आर पास्ड थ्रू पोरस प्लग फ्रॉम हाई प्रेशर टू वैक्यूम or lower pressure, then the temperature of the gas decreases. This effect is called as Joule-Thomson effect or cooling effect. इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी गैस को उच्च दाब से निर्वात अथवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हम जब प्रसारित करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो गैस के टेम्परेचर में कमी आती है, जिसे हम जूल थॉम्सन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो ताप में यह कमी है, गैस के ताप में यह जो कमी है, डेल्टा टी है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा दाबांतर होता है, उतना ही अधिक ताप में कमी आती है, उतना ही अधिक तापांतर होता है। अर्थात द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ पोरस प्लग। In hydrogen and helium, this effect is exhibited on lower temperature. हाइड्रोजन और हीलियम में यह प्रभाव बहुत कम ताप पर प्रदर्शित होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए यह ताप -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवं हीलियम के लिए यह ताप -240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। The decrease in temperature is due to decrease in kinetic energy of the gaseous molecules. और जो तापक्रम में यह कमी है, यह अणुओं, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी के कारण होती है। At high pressure, van der Waals attraction forces are present among the gaseous molecules. हमें पता है कि उच्च दाब पर गैस के अणु जो कि पास पास आ जाते हैं और पास पास आने के कारण उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्सेस कार्य करने लगते हैं, और ये अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं van der Waals अट्रैक्शन फोर्सेस। अतः हम कहते हैं कि उच्च दाब पर गैसों के अणुओं के मध्य van der Waals आकर्षण बल कार्य करने लगते हैं। When gas is expanded to vacuum और lower pressure, और जब गैस को हम एक्सपांड करते हैं यानी कि प्रसारित करते हैं, कहाँ? वैक्यूम की तरफ अर्थात निर्वात की तरफ, अथवा लो प्रेशर कम दाब की तरफ जब हम गैस को प्रसारित करते हैं, तो क्या होता है? देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन दीज van der Waals अट्रैक्शन फोर्सेस। तब क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो होती है, कुछ ऊर्जा का जो यूज़ है, कुछ ऊर्जा को उपयोग में लाया जाता है इन van der Waals बलों को तोड़ने के लिए। ड्यू टू दिस, और इसी कारण द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। इसी कारण गैसीय अणु की काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व यानी प्राप्त होता है। इन आइडियल गैसेस van der Waals अट्रैक्शन फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। आदर्श गैसों में van der Waals अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं या जीरो होते हैं। हमें पता है कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य अट्रैक्शन बल या तो नेग्लिजिबल अर्थात नगण्य होते हैं, अथवा हम उनको जीरो भी मान सकते हैं, यानी कि बहुत वीक या वीकेस्ट या फिर नगण्य के बराबर van der Waals अट्रैक्शन फोर्सेस आदर्श गैसों के अणुओं के मध्य कार्य करते हैं। देयरफॉर इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस, और इसी कारण आदर्श गैसों के प्रसारण में द जूल थॉम्सन इफेक्ट इज जीरो। और जूल थॉम्सन इफेक्ट जो होता है वो आदर्श गैसों के केसेस में क्या होता है? जीरो अर्थात शून्य प्राप्त होता है। अब हम आते हैं जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट पे कि जूल थॉम्सन ने किस प्रयोग के द्वारा जूल थॉम्सन प्रभाव को व्यक्त किया या उसको एग्जिबिट किया। Let we have a SS dash tube made up of thermally insulated material. माना हमारे पास एक SS ट्यूब कांच की बनी एक नलिका है जो कि थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल की है, अर्थात वो ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ से बनी हुई है जो कि तापीय रूप से कुचालक है।
इन द मिडिल ऑफ दिस ट्यूब, और इस ट्यूब के बीच में ए पोरस मेम्ब्रेन और पोरस प्लग ए इज फिटेड। इस ट्यूब के बीच में एक पोरस मेम्ब्रेन या पोरस प्लग ए को फिट कर दिया जाता है। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ए, और ए के दोनों तरफ यानी पोरस प्लग के दोनों तरफ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्स एंड वाई आर फिटेड, और इस ट्यूब के दोनों तरफ वेटलेस और फ्रिक्शनलेस जो पिस्टन्स हैं वो एक्स वाई उनको हम फिट कर देते हैं। ऑल्सो 2 थर्मोमीटर्स आर फिटेड ऑन बोथ साइड्स, और इसी प्रकार दोनों तरफ यानी जो पोरस मेम्ब्रेन है, पोरस प्लग है, उसके दोनों तरफ 2 थर्मोमीटर को भी हम फिट कर देते हैं। होल एपरेटस इज केप्ट इन हीट इंसुलेटेड स्टेट, और पूरे जो संपूर्ण जो एपरेटस है, हमारा उपकरण है, उसको हम थर्मली इंसुलेटेड स्टेट अर्थात ताप स्थायी में रख देते हैं, जहाँ से ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, सो दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज कैन नॉट बी पॉसिबल थ्रू सराउंडिंग, और हीट का कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा परिपार्श्विक के द्वारा। देन ये देखिए यहाँ जो है यह एक एसएस डैश नलिका है जिसकी हमने अभी बात की थी। एसएस डैश नलिका है। इस एसएस डैश नलिका के मध्य में बीच में ए हमने पोरस प्लग लगा दिया है या पोरस मेम्ब्रेन ए लगा दी है। इस पोरस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हमने 2 पिस्टन फ्रिक्शनलेस और वेटलेस 2 पिस्टन्स एक्स और पिस्टन वाई को हमने फिट कर दिया है, और इन दोनों चैम्बर्स में यानी पोरस प्लग के दोनों तरफ 2 सेंसिटिव थर्मोमीटर्स लगा दिए हैं जो कि थर्मोसेंसिटिव हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे हम, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन एक्स। अब हम पिस्टन एक्स पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे जिससे पिस्टन एक्स में जो भी भरी हुई गैस है वो क्या होगी, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन एक्स सो दैट द गैस मूव्स फ्रॉम चैम्बर फर्स्ट टू चैम्बर सेकेंड, और गैस गेट्स एक्सपांडेड फ्रॉम here the initial position of piston is this and the final position of the piston is this. So pressure is applied on piston X and gas is passed through porous plug A. गैस को porous plug से A से पास करते हैं, that is gas is expanded in right side of the tube. गैस ट्यूब के राइट साइड की तरफ प्रसारित होती है एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिक्रीज्ड, और इसलिए गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट चैम्बर है जिसमें पिस्टन एक्स फिटेड है, इसमें हमने एक निश्चित अमाउंट की गैस भर ली है, और इस गैस का मान लीजिए वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1। अब हम पिस्टन एक्स के द्वारा धीरे धीरे दाब लगाकर इस गैस को हम नेक्स्ट चैम्बर में प्रवाहित करते हैं इस पोरस प्लग या पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब हम गैस पर दाब बढ़ाकर इस गैस को हम पोरस प्लग या पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू हम जब प्रवाहित करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो देखिए ये जो वाई पिस्टन है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है। तो जैसे जैसे यहाँ से गैस आएगी, एक्सपांड होगी, तो पिस्टन जो है ये वाई पिस्टन यहाँ से इस तरह राइट साइड की तरफ गति करेगा, और जैसे जैसे गति करेगा वैसे वैसे गैस जो है वो इस चैम्बर में भरती जाएगी, और गैस का जो प्रारंभिक आयतन है V2 वो तो 0 होगा और प्रारंभिक दाब भी 0 होगा, परंतु अंत में जब गैस प्रसारित होकर पूर्ण रूप से इस चैम्बर में भर जाएगी तब गैस का अंतिम आयतन यानी फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा और अंतिम दाब P2 हो जाएगा। Let a gas of volume V1 and pressure P1 is filled between porous plug A and piston X। माना V1 और P1, V1 वॉल्यूम और P1 वॉल्यूम की जो गैस है वो भरी हुई है, और पिस्टन X के द्वारा हम इस गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, और इसका टेम्परेचर कितना है, let it be T1। This gas is passed by piston X through porous plug slowly। porous plug में से इस गैस को हम पास करते हैं पिस्टन X से
के द्वारा, और इन दिस प्रोसेस पिस्टन वाई इज मूव्ड आउटसाइड, और इस प्रोसेस में जो पिस्टन वाई है, जो कि जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ये इट इज़ मूव्ड आउटसाइड, ये बाहर की तरफ मूव करता है, एंड गैस इज एक्सपांडेड अप टू वॉल्यूम V2, और गैस जो है वो एक्सपांड होती है वॉल्यूम V2 तक, एंड प्रेशर P2, और प्रेशर P2 तक गैस एक्सपांड हो जाती है। अतः इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, net work done by the gas. In this process, the work done on piston X पर किया गया कार्य क्या होगा? पिस्टन X पर, क्योंकि गैस का इनिशियल वॉल्यूम था V1 और फाइनल वॉल्यूम था 0, क्योंकि जो X चैम्बर है उस X चैम्बर में गैस जो है, गैस की वॉल्यूम V1 थी, और वाई चैम्बर में गैस की वॉल्यूम कितनी थी? 0. सो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम 0 था, एंड इनिशियली अप्लाइड प्रेशर वाज P1. सो द वर्क डन ऑन द पिस्टन X पर किया गया कार्य होगा इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to 0 एंड P1 into dV, और द वर्क डन ऑन द गैस इन द कंप्रेशन, और जब हमने गैस पर पिस्टन X पर दाब लगाकर गैस पर कार्य किया तो गैस चैम्बर X से चैम्बर Y में भर गई, तो चैम्बर Y में जो भर गई तो हमने गैस पर क्या किया? गैस को कंप्रेस किया, तो गैस को कंप्रेस करने का जो दाब होगा, यह दाब कितना हो जाएगा? P1 0 माइनस V1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो P1 0 माइनस V1, तो 0 है फाइनल वॉल्यूम और V1 है इनिशियल वॉल्यूम, तो दिस विल बी इक्वल टू P1 माइनस V1. एंड नेक्स्ट वर्क, द नेक्स्ट वर्क इज द वर्क डन बाय द पिस्टन Y, और अगला वर्क क्या होगा? वर्क डन बाय पिस्टन Y, पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य, और पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन वाई में इनिशियल वॉल्यूम जो था गैस का वो 0 था, और फाइनल वॉल्यूम गैस का हो गया V2, यानी प्रारंभिक आयतन 0, अंतिम आयतन V2, तो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 टू V2 एंड P2 इंटू dV, और फाइनल प्रेशर हमारा कितना है? इट इज़ P2. सो द वर्क डन बाय पिस्टन Y विल बी इक्वल टू 0 टू V2 यानी P2 इंटू dV. सो द वर्क डन बाय द गैस इन द एक्सपांशन, और यही एक्सपांशन है, तो प्रसारण में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? दिस इज P2 V2 माइनस 0, P2 V2 minus 0. So it is equal to P2 into V2. This is final equation, and the final work done will be equal to, the net work done by the gas will be equal to W work done is equal to P2 V2 minus P1 V1. This is the work done in the compression of the gas, and this is the work done in the expansion by the gas. So work done in compression is minus P1 V1, work done in the expansion of the gas is P2 V2. So total work or the net work will be equal to W is equal to P2 V2 minus P1 V1. अब हम देखते हैं, therefore system doesn't exchange heat with the surrounding. इसलिए हमें पता चलता है कि सिस्टम हीट को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, और चूंकि सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, दैट इज इट इज़ द एडियाबेटिक कंडीशन, और ये एडियाबेटिक कंडीशन है, इसलिए Q एक्सचेंज विल बी इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज जो है वो 0 होगा. देयरफॉर इन एक्सपांशन, व्हेन द एक्सपांशन इज डन in the adiabatic condition, so on applying the first law of thermodynamics, hence in above work internal energy of the system is decreased. क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. सो हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा E प्लस W विल बी इक्वल टू both equal with the decrease in internal energy. So hence in above work internal energy of the system is decreased, that is internal energy will be expensed or lost, यानी internal energy का हास होता है. यानी प्रथम नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, है ना. तो Q की वैल्यू 0 है, तो Q 0 होगा तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू माइनस W, और माइनस W को यदि हम प्लस W कर दें तो क्या होगा? डेल्टा E की वैल्यू माइनस हो जाएगी. डेल्टा E की वैल्यू माइनस का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड, अर्थात जब हम
जब गैस का एक्सपांशन होता है एडियाबेटिक कंडीशन में, तब उस गैस की इंटरनल एनर्जी का मान कम हो जाता है, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. सो इफ E1 एंड E2 आर इंटरनल एनर्जीज इन द बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, अतः यदि किसी भी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में इंटरनल एनर्जीज क्रमशः E1 एवं E2 हों, then decrease in internal energy will be E2 minus E1. तो आंतरिक ऊर्जा में जो कमी है वो कितनी होगी? E2 माइनस E1 के बराबर होगी. और हैंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा? डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. डेल्टा ई क्या है? E2 माइनस E1, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. एंड दिस विल बी E2 माइनस E1, Q is equal to 0 और this is minus W, and E2 minus E1 is equal to minus W. So W क्या है? W is the work done in the expansion of the gas, और work done कितना था हमारा? P2 V2 minus P1 V1. So हमने यहाँ work done की वैल्यू रख दी P2 V2 minus P1 V1. यहाँ हमने वैल्यू रख दी, और ये माइनस साइन बाहर है ही हमारा, और ये हो गया E2 माइनस E1, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. सो इट विल बी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, ये माइनस साइन जो है, ये हमारा ब्रैकेट जो है वो उसको हमने ओपन कर दिया है. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस P2 V2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस P2 V2, एंड P1 V1 विल बी ऑफ प्लस साइन, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. सो दिस विल बी ऑफ प्लस साइन. सो द फाइनल इक्वेशन विल बी P1 V1 माइनस P2 V2. नाउ P2 V2 is taken in the LHS side, left hand side, so it will be equal to E2 plus P2 V2, and E1 minus E1 is taken into RHS side, so P1 V1 plus E1, and we know that E plus PV is what? It is the enthalpy of the system, so E2 plus P2 V2, this will be equal to H2, and E1 plus P1 V1 will be equal to H1, enthalpy of the initial state, and this is the enthalpy of the final state. So we can write H2 minus H1 is equal to delta H, that is change in enthalpy is equal to 0. Hence on adiabatic expansion of real gases, the enthalpy of the system remains unchanged. अर्थात किसी भी वास्तविक गैस के एडियाबेटिक एक्सपांशन में, अर्थात रुद्धोष्म प्रसारण में, किसी भी गैस की एंथैल्पी जो होती है, तंत्र की एंथैल्पी जो होती है, रिमेन्स अनचेंज्ड, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है. आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद.